अक्टूबर नवंबर 2016 का ये सवाल है, ठीक है, और 2016 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हो गई सर, ऑन कर दी उन्होंने। ठीक है, अच्छा। नाउ आई एम शोइंग यू अ क्वेश्चन that is, I'm actually talking about this question. So this is a question of October November 2016 paper 2-1 question number 4. Question number 4 में क्या रहा है, what is meant by frequency of a progressive wave? तो प्रोग्रेसिव वेव की या फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव? The number of oscillations of particle per sound is known as frequency. जी, the number of particles या number of oscillations per second is known as frequency, ठीक है। और प्रोग्रेसिव वेव के लिए क्या होती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आप लोगों को? नहीं सर, आपने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल करवाया। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव की जरा डेफिनेशन नोट कर लीजिए। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? जरा डेफिनेशन नोट कर लीजिए इसकी, लिखिएगा। द वेव विच मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, द वेव which moves away from the source, the wave which moves away from the source or carry energy from one point to another point, or carry energy from one point to another point, or carry energy from one point to another point is known as progressive wave, is known as progressive wave, ठीक है। क्लियर है सर? जी, यही फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव होगी, मतलब यही होगा ना इसका आंसर भी? प्रोग्रेसिव वेव के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव के लिए हम बोलेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है, पासेस थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन पास करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वेव पासेस थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो हम ये कहेंगे कि कितनी ऑसिलेशंस एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, उस चीज को ही हम उसकी प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। नॉर्मल वेव से किस तरह मुख्तलिफ है ये प्रोग्रेसिव वेव? देखो, प्रोग्रेसिव वेव एक वेव ऐसी होती है जो एनर्जी कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाती है। नॉर्मली हम जो देखते हैं ना, वो सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव्स ही हैं, ठीक है। लेकिन हम असल में एक और किस्म की वेव यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। वो वेव जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रेवल कर रही, बस अपनी जगह पे क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। इसलिए हमने उसका नाम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव रखा है, ठीक है। तो वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे उसको, ठीक है। तो सर एक दफा रिपीट कर दें इसकी डेफिनेशन बस। लिखिएगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, the number of oscillation or number of waves per second passes from one point to another point, passes from one point to another point, ठीक है जी। अच्छा भाई, now pay attention, this is a question, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये CRO दिख रहा है। A cathode ray oscilloscope CRO is used to determine the frequency of sound emitted by a loudspeaker. एक लाउड स्पीकर है जिससे जो साउंड निकल रही है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को निकालना है। फ्रीक्वेंसी के लिए ऑब्वियसली हमें टाइम को चाहिए होता है, और ये बताइए टाइम निकालने के लिए हम
एक्स एक्सिस को इस्तेमाल करते हैं या वाई एक्सिस को इस्तेमाल करते हैं? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को, जिसको हम टाइम बेस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा है द ट्रेस प्रोड्यूस ऑन द CRO स्क्रीन इज शोन इन फिगर 4.1। तो जो ट्रेस आपको दिख रही है CRO की स्क्रीन के ऊपर, वो एक वेव की ट्रेस है। द टाइम बेस सेटिंग ऑफ द CRO इज 250 माइक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास 250 माइक्रोसेकंड्स हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर। और आप देख सकते हैं बच्चों कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस जो हैं वो किसके बराबर हैं? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये बात बड़ी क्लियरली याद भी रखिएगा कि जो 5 स्मॉल यूनिट्स होते हैं ये हमेशा किसके बराबर होते हैं? 1 सेंटीमीटर के। सॉरी 5 सेंटीमीटर शायद मैंने बोल दिया था, 1 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये जो 5 छोटे बॉक्सेस है ये किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 160 हर्ट्ज। तो हमें ये शो करना है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 160 हर्ट्ज। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन? सिंपली हम एक काम करते हैं कि अच्छा, ये कितनी वेव्स बनी है ये मुझे बता सकता है कोई? कितनी वेव्स हैं ये? 2 waves, नहीं, 2 नहीं है ये, 2.5. 2.25। 2.5 वेव्स है ये। देखो 2.25 नहीं है, 2.5 है आमिस, 2.5 वेव्स है। जी जी। ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला हिस्सा देखिए, तो दीज आर 2.5 वेव्स, है ना। हाँ अच्छा सर, मुझे पता। अच्छा 2.5 वेव्स हैं, तो अब हम एक काम करते हैं, ये 2.5 वेव्स कितने सेंटीमीटर लंबी है? जरा ये निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4 5, 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, 6 सेंटीमीटर। तो बाय द वे ये 2.5 वेव्स कितने के बराबर है बच्चों? कितने के बराबर है? 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के, ठीक है। 2.5 वेव्स बनने में कितना सेंटीमीटर्स लगे हैं? 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अच्छा, 1 सेंटीमीटर कितना बराबर है जी? 1 सेंटीमीटर बच्चों किसके बराबर है जी? बोले 250 माइक्रो 250। तो बताइए 6 सेंटीमीटर कितने के बराबर होंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 250, क्या आंसर आ रहा है? सर 1500 आ रहा है। 1500। तो 1500 माइक्रोसेकंड्स, 1500 माइक्रोसेकंड्स, क्योंकि अभी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? टाइम बेस्ड सेटिंग की वजह से किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों? हमने टाइम में। तो 2.5 वेव्स हमारे पास बनती हैं कितने टाइम में? 1500 माइक्रोसेकंड्स के अंदर। समझ में आ रही है बात मेरी? है ना भाई? यस सर, यस सर। तो ये बताइए कि एक वेव, अगर मुझे एक वेव का टाइम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? या फ्रीक्वेंसी का याद है मैंने आपको एक और फॉर्मूला भी बताया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है। एक तो फॉर्मूला मैंने बताया कि 1/t है, याद है आपको? जी। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी बताया है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये मैंने आपको CRO में पढ़ाया था ये फॉर्मूला, अगर आपको याद हो। यहाँ पे हम 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम 1 वेव को कंसीडर कर रहे होते हैं, और इसीलिए हम नीचे फिर टाइम ऑफ 1 वेव ले रहे होते हैं। तो बाय द वे अगर हम 1 वेव ना लें, सारी नंबर ऑफ वेव्स ले लें, तो फिर हम सिंपली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? बताइए कितनी वेव्स बनी है? 2.5, और उनको बनने में कितना टाइम लगा है? 1500 माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो का क्या होता है भाई? प्रीफिक्स बताइएगा जरा। 10 to the power -6, यानी 2.5 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 10 to the power -6 डिवाइड कीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी सीधी सीधी। सर 1667 आ रही है। 1667 यानी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? अगर मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करूं तो 1600 आ रही है।
ठीक है जी, इज दैट क्लियर एवरीवन? मेरा नोट्स आपको कॉलेज से मिल जाएंगे बेटा, मैंने नोट्स दिए हुए वहां पे, आप सर फैजान से कांटेक्ट करें, मैं उनसे बोल देता हूँ दोबारा से, आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है? चलिए, यहां तक हो गया भाई, इसको मिटा दूं मैं? जी सर हो गया। चलिए, now सर let's रेशो move से on. भी निकल सकते हाँ, रेशो रेशो भी से निकल भी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये अच्छा, ये सवाल तो अब डॉपलर्स इफेक्ट का आ गया है। ओके, डॉपलर्स इफेक्ट अभी पढ़ना है, एक सेकंड। एक्चुअली मुझे एक और क्वेश्चन था, मैं शायद उससे, इस क्वेश्चन से उससे कंफ्यूज हो गया मैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। चलो, ये भी सीआरओ का ही एक सवाल था, फ्रीक्वेंसी का ही सवाल था, हो गया, डजंट मैटर। मुझे असल में एक और क्वेश्चन कराना था, मैं वो ढूंढ लूँ किधर है वो सवाल। कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप केंजर का, कौन कौन गया था? जी, उसामा गए थे तुम? नहीं सर, मैं नहीं गया था। अच्छा, क्यों भाई? और हामिद साहब आप गए थे? नहीं सर मैं नहीं गया। तुम लोग के घर में बैठे रहे क्या? नहीं सर। कौन कौन गया था भाई, बताओ जरा। सकलैन साहब गए थे, अच्छा, सकलैन साहब मछलियां वछलियां पकड़ी वहां पे क्या? सुना केंजर की झील में नहाए भी हैं आप लोग? हैं भाई? अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है नहाए भी हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ पैर डाल के खड़े हुए थे। A2 वाले तो सुना है पूरा पूरा नहा धो के आए। अच्छा, चलिए, दिस क्वेश्चन आई वाज लुकिंग एक्चुअली, काफी देर से मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन है बाय द वे अक्टूबर नवंबर 2017 का, पेपर 2-3 का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, सवाल सामने आप लोगों के। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी, बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या डेफिनेशन होती है? जी, what is the direction definition of longitudinal wave? Sir, a motion of medium parallel and anti-parallel to the direction of wave.
जी, the wave in which the motion of the medium is parallel or anti-parallel to the direction of wave travel. बाकी सब कहाँ है? सारिम, यारिफ, विराट, नूर, कुरत, आयशा, फहमीना, चांदनी, अजान, कहाँ हो भाई तुम लोग? खामोश क्यों बैठे हुए हो? अच्छा जी. Now this time the question: a car horn emits a sound wave of frequency 800 Hz. A microphone and a cathode ray oscilloscope CRO are used to analyze the sound wave. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सकलैन, सो रहे हैं बाकी सारे. Analyze the sound wave. The waveform displayed on the screen is shown. Waveform की definition बताई थी मैंने आप लोगों को. What is waveform? नहीं सर, वेव फॉर्म की तो नहीं बताई दिया. बताई थी मैंने waveform की definition. Waveform कहते हैं shape of the wave को. नहीं सर, नहीं बताई. बताइए भाई. shape, ये देखो फेमिना ने लिख के भेजा है shape of the wave. Waveform को बोलते हैं it is the shape of the wave. ठीक है, लिख लीजिए. The shape of the wave is known as its waveform. The shape of the wave is known as its waveform. ठीक है. हाँ भाई, तो क्या कह रहे भाई? आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 800 हर्ट्ज है और आपको टाइम बेस्ड सेटिंग निकालनी है. पिछली जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें टाइम बेस्ड सेटिंग गिवन थी और हमने क्या निकाली थी बाय द वे? फ्रीक्वेंसी. यहां हमें उसका बिल्कुल उल्टा करना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है हमने. ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि 1 सेंटीमीटर यानी 5 स्मॉल यूनिट्स कितने टाइम के बराबर है. ठीक है. अच्छा, पहले तो ये बताइए कितनी वेव्स बन रही हैं यहाँ पे? 2 waves. 2 वेव्स हैं, बिल्कुल सही है. 2 वेव्स हैं. ठीक है. अच्छा, बाय द वे मुझे एक बात बताइए. 2 वेव्स अगर आपके पास बन रही हैं और एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी? 800 हर्ट्ज है, तो क्या हम उस फ्रीक्वेंसी से इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं उस वेव का? Yes, sir. निकालिए. टाइम कितना आ रहा है? 1.25 into 10 की पावर -3 आ रहा है. 0.25 into 10 to the power -3. ये एक वेव का टाइम है, यानी 1.25 मिली सेकेंड्स है ना. अच्छा जी, ये एक वेव का टाइम है. सुन रहे हैं सारे? Yes, sir. अच्छा जी, आप सुनिए. आपके पास ये जो 2 वेव्स बनी हैं इसमें कितना टाइम लगा है? ठीक है, या हम ये निकाल लेते हैं कि ये 2 वेव्स कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है. तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस. 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 3 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर. तो ये बताइए कि ये जो 2 वेव्स हैं ये किसके बराबर हैं भाई? 5 सेंटीमीटर के, है ना. Yes. ठीक है, 2 वेव्स कितने के बराबर हैं? 5 सेंटीमीटर के. ठीक है जी. अच्छा, अगर एक वेव का टाइम, सुनिएगा ध्यान से, 1 वेव का टाइम कितना है? 1.25. सुन रहे हैं बात है भाई? Yes. तो जी सर. 2 वेव्स का टाइम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. 2.5 मिली सेकेंड्स. ठीक है ना. Yes, sir. हमें ये बताना है कि यहाँ 1 सेंटीमीटर कितने टाइम के बराबर है. अच्छा, अब मुझे बताइए कि 2 वेव्स का टाइम अगर हमारे पास कितना है, या 2 वेव्स भी छोड़ दीजिए, अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूं 5 सेंटीमीटर में 2 वेव्स बनी है ना. 5 सेंटीमीटर कितने टाइम के बराबर है? 2.5 मिली सेकेंड्स के. एग्रीड? Yes sir. ठीक है ना. ये मैं दोबारा से रिपीट करता हूं. देखो, हमने एक वेव का टाइम निकाला था ये. अगर एक वेव का टाइम 1.25 मिली सेकेंड्स है तो 2 वेव का टाइम कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड्स. और 2 वेव्स कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 5 सेंटीमीटर्स के. तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि 5 सेंटीमीटर कितने टाइम के बराबर है? 2.5 मिली सेकेंड्स के.
तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने टाइम के बराबर होगा? 0.5. t इज इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड्स। ठीक है हामिद, समझ में आया? जी सर, आ गया। यानी टाइम बेस्ड सेटिंग यानी क्या है? टाइम बेस्ड सेटिंग बताना ये है कि 1 सेंटीमीटर कितने टाइम का है ना? यस सर। तो हमें क्या आंसर यहाँ पे देना होगा? अच्छा, ये 0. मिली सेकेंड्स में नहीं, इसने सेकेंड्स में मांगा है, तो प्लीज Seconds इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। तो दैट विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? जी, समझ में आई है ये बात? सर ये वापस बताएंगे, आपने जो 0.5 एक्सपोनेंट -3 क्यों दिया? बेटा क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में मांगा है सेंटीमीटर्स पर सेकंड में आंसर मांगा है ना, सेकंड्स पर सेंटीमीटर में मांगा है, सेकंड्स में सिंपल वर्ड्स में उसने आंसर मांगा है। अच्छा, मैंने किस में आंसर निकाला है? मिली सेकंड्स में। तो मिली सेकंड्स को अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा उसके साथ? मिली का प्रीफिक्स क्या होता है? 10⁻³ ठीक है, इसलिए मैंने सिंपली ये लिख लिया। अब समझ में आई है ये बात? जी सर। अच्छा, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आगे सुनिएगा बड़े ध्यान से। The intensity I of a sound wave at a distance r from the source, from the a distance r from the car horn is in B is given by the expression I is equals to k upon r square। क्या मैंने भी कोई ऐसी इक्वेशन बनाई थी आपके पास? यस सर। याद है? ये देखें, ये रही। ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये वो बोल रहा है कि I बराबर होता है k ओवर r स्क्वायर के। अच्छा सुनिएगा बड़े ध्यान से सवाल को। It is observed, an observer is standing at O. Initially, the car is parked at X. Observer कहाँ खड़ा हुआ है भाई? Observer कहाँ खड़ा हुआ है? ठीक है, O पे गाड़ी कहाँ पे पार्क थी पहले? Initially X पर। X पे। ठीक है, अच्छा जी, तो गाड़ी जब वहां पार्क थी, इनिशियली द कार इज पार्क्ड एट X which is 120 meters away from the point O। अच्छा, ये पॉइंट O से कितना दूर है इनिशियली गाड़ी? जी 120 मीटर्स। मीटर्स। ओके, ठीक है जी। द कार देन मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड स्टॉप एट पॉइंट Y। ठीक है, अ डिस्टेंस 30 मीटर। अच्छा, ये गाड़ी पहले यहां थी, ठीक है, X पे, और ये ट्रेवल करते 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 कहाँ आ गई? Y पे। लेट्स से यहाँ आ गई Y। ठीक है, ये Y है, और ये Y अब ऑब्जर्वर से कितना दूर है? कितना दूर है? 30। 30 मीटर्स दूर है। अच्छा, बाय द वे, जब गाड़ी करीब आई होगी तो हॉर्न की आवाज उसको ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी? ज्यादा। ज्यादा सुनाई देगी। द कार हॉर्न कंटिन्यूअसली एमिट्स द साउंड व्हेन द कार इज मूविंग बिटवीन X to Y। ठीक है, जो ड्राइवर था उसने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ है, हॉर्न कंटिन्यूअसली बजे जा रहे हैं। द साउंड वेव एट पॉइंट O हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ AX। इस जगह पे जो साउंड एमिट हो रही थी उसका एम्पलीट्यूड है AX, और इस जगह जो साउंड एमिट हो रही है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड है AY। तो आपको ये बताना है कि AY अपॉन AX किसके बराबर है? जी, AY अपॉन AX इसके बराबर होगा। हाँ भाई बच्चों, कैसे होगा ये क्वेश्चन? एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है और हमें क्या बताए? सेपरेशन बताइए। बताइए कि एम्पलीट्यूड और सेपरेशन का क्या रिलेशन होता है? A equals to K 1/R। 1/R। ठीक है जी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ फेमिना आपको डायग्राम इसकी बेटे। ये 5 आ देखिए रहा है इसमें। ये आ रही है डायग्राम। ठीक है फेमिना, अपनी डायग्राम मिटा दूं मैं? चलो, ये मैंने अपनी मिटा दी। ठीक है,
जी, तो अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बना के दिया था एम्पलीट्यूड के लिए, अगर आप लोगों को याद हो, और वो रिलेशन ये है कि A इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ठीक है भाई, ये समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अच्छा मैं अब इस सवाल को आपको करके दिखाता हूँ होगा क्या। देखिए, उसने हमसे बोला है, हमें जो रिलेशन मिला है वो मिला है एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अच्छा, AY अगर हम लेंगे तो RY लेना पड़ेगा, यानी सेपरेशन Y की लेनी पड़ेगी, और AX लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, RX लेना पड़ेगा, है ना? सही है भाई? जी जी सर। अच्छा, AY अपॉन AX करना है तो ये हो जाएगा 1/RY अपॉन 1/RX। ये बताइए 1/RY, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठहरिए, ठीक है। कलर्स थोड़े से चेंज करूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी आपको। ये हो गया RY। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैं एक दूसरे से डिवाइड करूँगा, ये इक्वल्स टू के साइन है, तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ये यूँ लिखा हुआ है 1/RY अपॉन 1/RX। एक्चुअल में ये यूँ लिखा हुआ है 1/RY डिवाइडेड बाय 1/RX, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। यस सर, तो रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RX अपॉन RY, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AY अपॉन AX के, है ना भाई? और यही रेशियो हमें निकालना है, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए RX कितना है, 120, और RY हमें कितना गिवन है, 30। 30। तो ये 120 अपॉन 30, क्या आंसर आएगा? जी, फोर आंसर आएगा। 4 आंसर आएगा। उसामा 5 कैसे निकाला था तुमने? सर 4 ही आंसर। ठीक है, तो AY अपॉन AX किसके बराबर आ रहा है, 4:1, यही रेशियो आ रहा है। यानी AY पे जो एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा वो 4 गुना होगा AX के एम्पलीट्यूड के, है ना? ये मतलब है ना इस रेशियो का, है भाई? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो ना, जी जी सर, सही, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा जी, तो इस तरीके से बेटा, इस तरह के एम्पलीट्यूड के और रिलेशन के क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये इन्होंने सवाल फिर से किया है किसका, मतलब डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट है क्या? तो डॉपलर्स इफेक्ट हम लोग इंशाल्लाह कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन डॉपलर्स इफेक्ट को मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर कर दूं कि व्हाट इज एक्चुअली डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट ये होता है कि जब आप लेट से एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं लेट से, और आपकी गाड़ी रुकी हुई है, यू आर स्टेशनरी, ठीक है, और पीछे से एक एम्बुलेंस जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है, ठीक है भाई, या लेट से सामने वाले रोड पे आप एक रोड पे फंसे हुए हैं, स्टेशनरी हैं या रुके हुए हैं, और बड़ी तेजी से एक एम्बुलेंस जो है वो आ रही है आपकी गाड़ी के करीब। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो एम्बुलेंस करीब आ रही है उसकी आवाज़ भी लाउड होती जा रही है, वो तो होगी, जाहिर सी बात है, इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन आपको ऐसा भी महसूस होता है कि उसकी आवाज़ जैसे जैसे वो करीब आती जा रही है उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जी सर। ठीक है। जब वो आपके करीब आ रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और जब वो एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। ये जो अच्छा, ये बात ऐसा होता एक्चुअल में नहीं है, ये अपेरेंटली हमें ऐसा लगता है, ठीक है, हमें ऐसा महसूस होता है, और इसको हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज होना, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज होना, ठीक है, व्हेन सोर्स, जो आपकी सोर्स है जो साउंड बना रही है, उसके ऑब्जर्वर के दरमियान में अगर कोई मोशन हो या रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या सोर्स मूव कर रही हो। वैसे हमारे सिलेबस के अंदर ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा होता, सिर्फ सोर्स ही मूव कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो सोर्स मूव कर रही है उसकी वजह से जो हमारी
फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा होता है उस फ्रीक्वेंसी के चेंज को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज एक्चुअली नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। बस बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आप लोगों को एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ और आप लोग इसको देखिए, उससे आपको एक छोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो हमारे पास हम लोगों को नोटिस होता है। तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और विद साउंड शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो बाय द वे ये आपको वीडियो दिख रही है, ये एक एम्बुलेंस आ रही होगी हमारी तरफ और उसकी आपको एम्बुलेंस का जो सायरन है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और जैसे जैसे वो आएगी और फिर जैसे जैसे जो कैमरामैन खड़ा है उससे दूर जाएगी तो नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से साउंड की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये डॉपलर्स इफेक्ट है या ये कार हॉर्न भी है, उसकी वीडियो भी ये ज्यादा बेहतर है उससे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज होती है ना, दिस इज एक्चुअली नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। अपेरेंटली चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर जब आपके पास रिलेटिव मोशन हो बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इस चीज को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है जी। अभी तक की क्लास में किसी ने कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? किसी को कोई सवाल पूछना है? अब्दुल्ला, अजान, फहमीना, चांदनी, आमिज। आमिज ये तुम दो दो नामों से क्यों हो? सर मैं मोबाइल से बात करता हूँ और एलसीडी के अंदर वो देखता हूँ, तो उसमें माइक नहीं कनेक्ट किया हुआ मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और किसी ने कोई सवाल पूछना है भाई? सऊद, नूर, विराट, कुरत, रियाज, सकलैन। जी, मौज, हसन, मीरान, कोई सवाल है बच्चों? नहीं सर, सब आमिस क्या क्लियर है। आमिस क्या कर रहे हो ये? तो सर वो गलती से वो हो गया, गलती से आई ठीक, थिंक। चलो ठीक है भाई, ओके भाई एवरीवन, अल्लाह हाफिज।